ये क्या हुआ है? कोई आया था चला गया? गले मिल लो। अरे आज तो ईद है। ध्रुव, ऋतिक, आदित्य, इस पे बैठ जाना, साथ वाले पे। वो मैं सब नाम ले लेता हूँ ना कि कोई तो मैच करेगा। हाँ दोस्तों, तो लास्ट क्लास में ना हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, तो एक बार फटाफट बताना कि चार्ज क्या होता है। ओ वेरी गुड, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसकी वजह से वो दूसरे बॉडी के ऊपर रिपल्शन का फोर्स, अट्रैक्शन का फोर्स लगा सकता है। ये सब हम लोगों ने थियरी पढ़ लिया ऑलरेडी, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। चार्ज को डिटेक्ट कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोस्कोप से। इलेक्ट्रोस्कोप की लीव्स में डाइवर्जेंस आएगी एंड दैट डाइवर्जेंस रिप्रेजेंट व्हाट? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज है नहीं है वो बता देगा, सही है ना, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके अलावा हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ाई हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ाई है? एक पढ़ाई हम लोगों ने एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, दूसरी पढ़ाई हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तीसरी पढ़ाई हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ही इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, क्वांटाइजेशन क्या होता है अभी थोड़ा सा बताता हूँ अभी, है ना, सही है क्या? ठीक है, तो अब एक लास्ट प्रॉपर्टी बची हुई है, हम वो भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले डीपीपी करेंगे ताकि बेसिक के कुछ न्यूमेरिकल कर पाए। मान लो कि ये हम डीपीपी निकाल लेते हैं पहले आपकी। ये डीपीपी है आपकी बच्चों, और जो पहला सवाल यहां पे डीपीपी में आ रहा है जो आप लोगों ने किया है, क्या किया है? डी किया है, डी। सबका आंसर सही है, ऑफ कोर्स, इजी क्वेश्चन है। पढ़ लेते हैं सवाल क्या लिखा है। सवाल लिखा है व्हाट हैपन व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विद अ सिल्क क्लोथ। तो ये तो हमने डेमोन्स्ट्रेशन भी करके देखा था, और मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या था, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज बताई थी कि जब भी ग्लास को सिल्क के साथ रब करते हैं या फिर प्लास्टिक यानी पीवीसी के साथ रब करते हैं तो क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि जब ग्लास को सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड सिल्क विल, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली हैं। जो बच्चा लास्ट क्लास में नहीं था वो इग्नोर करे इस चीजों को, है ना। तो ग्लास को सिल्क के साथ रब करते हैं तो ग्लास पे आता है पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पे आता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ग्लास लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड सिल्क गेन्स इलेक्ट्रॉन। फिर जब यहां से यहां रब करते हैं, यानी सिल्क को पीवीसी के साथ यानी प्लास्टिक के साथ रब करते हैं, तो सिल्क पे आता है पॉजिटिव चार्ज और पीवीसी पे आता है नेगेटिव चार्ज। तो हम लोगों को मालूम है ये, और ये सारी थ्योरी ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज से पढ़ाई जाती है, वर्क फंक्शन के डिफरेंस की वजह से एग्जिस्ट करती है। यही सवाल यहां पे लिखा था कि ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो क्या होगा। तो जो पहला ऑप्शन है वो दे रखा है, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ ग्लास रॉड आर ट्रांसफर टू सिल्क क्लॉथ। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और सिल्क हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये भी सही है। आगे लिखा न्यू चार्जेस क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग। सबसे पहले बताओ ये स्टेटमेंट हो भी सकती है क्या कभी? क्योंकि चार्ज तो कभी बनता है ही नहीं ना, चार्ज तो सेम ही रहता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन डी आप लोगों ने सही लगाया। ये हाँ क्या ना, सही है क्या? अब मेरी बात ना बिल्कुल प्रिसाइज में क्रिस्पी वे में सुनना। मान लो अगर किसी बॉडी पे चार्ज आया है, मान लो किसी बॉडी पे चार्ज आया है, तो चार्ज आया क्यों होगा, उसका मेन रीजन क्या है उसको समझिएगा। हमें मालूम है जब एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है तो उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और कौन सी लूज करेगी, इसका डिसाइड करने का पैरामीटर है वर्क फंक्शन। मैंने आप लोगों को बताया था, जो लास्ट क्लास में नहीं थे वो दोबारा सुन लेना। मान लो एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, इन्हें आपस में रब किया गया, रब करने से फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई। जो हीट प्रोड्यूस हुई वो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालेगी और दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन को डाल देगी। कौन सी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इमेजिन करो इसका वर्क फंक्शन का वैसे जो सिंबल होता है ना दोस्तों, फाई होता है। तो मान लीजिए इसका वर्क फंक्शन है 2 जूल और इसका वर्क फंक्शन है मान लीजिए 200 जूल। ठीक है, एनर्जी है बेसिकली ये। व्हाट इज वर्क फंक्शन? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। सही है क्या? हमने एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर रब किया, रब करने से हीट प्रोड्यूस हुई,
मान लीजिए हीट प्रोड्यूस हुई 50 जूल की, कितनी 50 जूल की, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर करेगा, यहां से यहां। बॉडी ऑफ लोअर वर्क फंक्शन लूजेस इलेक्ट्रॉन, बॉडी ऑफ हायर वर्क फंक्शन गेन्स इलेक्ट्रॉन। ये बन गई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और ये बन गई, सिंपल है कि नहीं है। मेरा कंसर्न बस इतना सा है कि आप ये समझो कि एक्चुअल में बॉडी पे चार्ज आ क्यों रहा है। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी? The main cause of a charging of a body is actual transfer of electron from one body to another body. अगर आपसे पूछे, अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका मतलब उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। अगर किसी बॉडी में नेगेटिव चार्ज आया, उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, गेन किया है। लेकिन एक्चुअल में चार्ज आया क्यों है? बिकॉज उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा या तो गेन किया होगा। तो आपको दिमाग में ये चीज बिठा लेनी है कि एक्चुअल कॉज ऑफ चार्जिंग इज व्हाट? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मैं चाहूंगा आपके पास, सबके पास बुकलेट है आप लोगों की, बुकलेट के सेकंड पेज पे सबसे ऊपर एक लाइन लिख लो। बुकलेट के सेकंड पेज पे सबसे ऊपर एक लाइन लिख लो, सबसे ऊपर एक लाइन लिख लो। क्या? एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, from one body to another is a cause of charging, is a cause of charging. The actual transfer of electron from one body to another is a actual cause of charging. का मेन कारण क्या है? चार्जिंग का मेन कारण है एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं? तो सर वो जब रगड़ा ऐसे, है ना, एक दो बॉडी को दूसरी को, तो हीट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया पहला। इस मेथड ऑफ चार्जिंग को बोलते हैं बेटा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या बोला? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब हो गया चार्ज लेके आना। तो ये एक मेथड ऑफ चार्जिंग हो गया। कई बारी तो ऐसा होता है कि एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जैसे इमेजिन करो एक बॉडी है, इसका ना हाई पोटेंशियल है। क्या है इसका? हाई पोटेंशियल है। दूसरी बॉडी है, इसका लो पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल, यानी इस पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, बहुत सारे, और इस पे कम पॉजिटिव चार्जेस हैं। अच्छा, चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्रिएट होता है। ज्यादा चार्ज ज्यादा पोटेंशियल, कम चार्ज कम पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? ज्यादा चार्ज कम चार्ज। जैसे ही आपस में कांटेक्ट में आएंगे, टच करेंगे, चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। कहां से कहां ट्रांसफर होगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। और ये तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम। इमेजिन करो इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है, या फिर मान लीजिए 3 वोल्ट है सर, ठीक है। ट्रांसफर होना शुरू हुआ, हुआ हुआ हुआ। कब तक ट्रांसफर होता रहेगा? जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जैसे ही दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, चार्ज ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। क्या मैंने दोनों को आपस में रगड़ा? नहीं, रब नहीं किया, फ्रिक्शन नहीं हुआ। छूने से यहां भी छू रहा है और यहां भी छू रहा है, लेकिन यहां पे हीट प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ रहे थे, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन अपने आप जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अगर कभी बॉडी पे चार्ज इस वजह से आए तो उसको बोलते हैं मेथड को कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। कौन सा? कंडक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। याद रहेगा, ये दूसरा मेथड ऑफ चार्जिंग है। दूसरा मेथड ऑफ चार्जिंग। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? मेथड ऑफ चार्जिंग। सिलेबस में नहीं है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा सिलेबस में नहीं इंक्लूड किया जाता। बट हाँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं कि बॉडी पे चार्ज लाने के 2 तरीके बता दिए मैंने। बॉडी पे चार्ज लाने का सबसे मेन कारण बताओ, ट्रांसफर ऑफ। अगर कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, चार्ज ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रॉन कभी बॉडी पे चार्ज नहीं आएगा। 2 तरीके बता दिए। पहला कौन सा बताया? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। दूसरा कौन सा बताया? समझ में आ रहा है? इसमें और इसमें अंतर बता बेटा, इसमें और इसमें अंतर बता, इसमें और इसमें अंतर बता ना। इसमें 2 बॉडी को आपस में रब करते हैं, रब करने से क्या होती है? हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चला गया। कौन सी बॉडी से कौन सी बॉडी पे गया? अरे मेरी जान, जिसका वर्क फंक्शन कम है से जिस पे ज्यादा है। जिसने लूज किया वो पॉजिटिव, जिसने गेन किया वो। सिंपल है कि नहीं? इस वाले मेथड ऑफ चार्जिंग में क्या प्रोसेस होती है? 2 बॉडीज आपस में टच करवाई,
एक का पोटेंशियल बहुत, एक पोटेंशियल बहुत, चार्ज कहां से कहां ट्रांसफर होगा, हाई पोटेंशियल से। सिंपल है क्या? दो मेथड ऑफ चार्जिंग मतलब छूके हो रही है, छूके छूके छूके, टच हो रहा है, टच हो रहा है, टच हो रहा है ना। लेकिन एक मेथड ऑफ चार्जिंग बड़ा कमाल का है। कल किसका फोन बजा था? ओ नहीं, हाँ दीदी इधर देखिए। तो दो मेथड ऑफ चार्जिंग मैंने तुम्हें बता दिए। तीसरा मेथड ऑफ चार्जिंग बड़े कमाल का है, बहुत कमाल का। इसका नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय, अब इंडक्शन का मतलब क्या होता है ध्यान से देखना। इमेजिन करो आपके पास एक स्फीयर है जिसपे नेट चार्ज 0 है। अच्छा, अगर मैंने बोला ये न्यूट्रल बॉडी है, कैसी बॉडी है? तो क्या इसका मतलब इसमें कोई चार्ज ही नहीं है? न्यूट्रल बॉडी वो बॉडी होती है जिसपे जितना पॉजिटिव है उतना ही। न्यूट्रल बॉडी हमने सामने रख दी, इस पे मान लीजिए 4 पॉजिटिव हैं और 4 ही नेगेटिव हैं। न्यूट्रल बॉडी, नेट चार्ज 0 है। हम इसके सामने एक रॉड लेके आ गए, रॉड लेके आए, मान लीजिए हम नेगेटिव चार्ज की। किसकी? मान लो ये प्लास्टिक है। तुम्हें कल की क्लास से क्लियर है, प्लास्टिक में हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा और ग्लास पे हमेशा। वो एनसीईआरटी का फोटो दिखाया था तुम्हें, डायग्राम उसमें बना रखा था कहीं ना? ठीक है दीदी बताना एक बार, नेगेटिव चार्जेस सारे यहां पे, इसके पास खुले पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस पड़े हैं, क्या होने वाला है? अट्रैक्शन। इमेजिन करो बाहर कृति सेनन आ जाए, सबसे पहले मैं जाऊंगा। अरे मतलब तुम, अच्छा तुम जाओगे? नहीं मैडम घर पे बच्चों के साथ है बेटे, दे पीपल नीड रेस्ट। पागल है क्या? मैम फैमिली को सारे बीच में। कृति की बात में मैं और मैम का पक्ष बिल्कुल अलग है, क्योंकि कुछ हो सकता है। सॉरी गाइस, पे अटेंशन। गंदी बात, अच्छी बात है सीखो क्लास में। बस मैं कह रहा हूं यहां अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। सारे लौंडे क्लास के पॉजिटिव पॉजिटिव वाले सारे इस तरफ आके इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि दूर से देख तो सकते ही हैं। अब तो रश्मिका भी दूसरी मतलब तो सारे पॉजिटिव यहां इकट्ठे हो गए, सारे नेगेटिव यहां इकट्ठे हो गए। हाँ या ना बोल? क्योंकि लड़कियों कहते हैं कि बेकार है कृति, ठीक है एवरेज है। मतलब लड़का कौन, एक्टर कौन सा अच्छा है सबसे? कोरियन वाले नहीं। गाइस पे अटेंशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंडक्शन। क्या बोला? इंडक्शन का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्जेस विद इन द कंडक्टर। कि पॉजिटिव सारे किधर इकट्ठे, नेगेटिव सारे, इसे बोलते हैं क्या? डी इंडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इंड्यूस हो गया। क्या हो गया? ये वाला फेस पॉजिटिवली चार्ज इंड्यूस हो गया, ये वाला फेस, समझ में आ रहा है क्या? ये किसी स्टैंड पे रखिए बेटा, ये किसी स्टैंड पे रखिए, सही है क्या? अब हमारी जो प्लास्टिक की रॉड है ये न्यूट्रल बॉडी के सामने रखी, उसने अपने पॉजिटिव चार्जेस को सारा इकट्ठा कर लिया इस तरफ, नेगेटिव उधर इकट्ठे हो गए। मैंने क्या किया, एक तार ली और उसे अर्थ में डाल दिया। इसे बोलते हैं अर्थिंग। क्या बोलते हैं? अब जैसे ही हमने अर्थिंग करी ना बेटा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स धरती में चले जाएंगे, लेकिन ये सारे पॉजिटिव से बंधे हुए तो हिलेंगे नहीं। तो थोड़ी देर बाद ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अर्थ पे चले जाएंगे। बोलो यार, थोड़ी देर बाद उसके अर्थिंग भी हटा दो और ये रॉड भी हटा दो, तो हमारे स्फीयर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या मैंने बॉडी को इस बार टच किया? नहीं। लेकिन क्या अभी भी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है क्या? यानी इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हुआ है ना यार, तो बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के तो चार्ज बॉडी पे आएगा ही नहीं ना मेरी जान। अरे बोलना भाई, ब्लू शर्ट, बल्लू, हाँ समझ रहा है? तो मैं कह रहा हूं एक्चुअल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन जरूरी है कि नहीं है? है। लेकिन ये फिनोमेना का नाम है इंडक्शन। इसमें बिना टच के काम चलता है, इसमें बिना टच के काम चलता है। यहां पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं जो कि क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ये जो चार्ज है ये है इंड्यूसिंग चार्ज, जो इंडक्शन के लिए लाया गया। और ये जो चार्ज है वो है इंड्यूस्ड चार्ज। अंग्रेजी समझ में आती है क्या? इंड्यूसिंग का मतलब होता है जो चार्ज करने के लिए लाया गया, और इंड्यूस का मतलब क्या है? जो चार्ज बॉडी पे आ गया। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो याद रखना, इन प्रोसेस ऑफ इंडक्शन इंड्यूसिंग चार्ज और इंड्यूस चार्ज की नेचर ऑपोजिट होती है। दूसरा, कंडक्शन को देखो, कंडक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन में देखो, यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि यहां पे जो है सेम चार्ज आएगा। तो यानी अगर आप एक मेथड ऑफ चार्जिंग की बात करें जिसमें आप चार्जिंग जब करते हैं तो अपोजिट चार्ज डेवलप होता है, तो उसको बोलते हैं इंडक्शन। सेम चार्ज डेवलप होता है तो उसको बोलते हैं कंडक्शन। और
इलेक्ट्रिफिकेशन में, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन में, तो वर्क फंक्शन डिसाइड करेगा कि किस पे पॉजिटिव आएगा और किस पे नेगेटिव। बट आप टेक्निकली देखो तो पेज नंबर बुकलेट का 2 और 3 मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। पेज नंबर 2 और 3 आपके बुकलेट में पेज नंबर 2 और 3 लिखे हुए। तो मैं आज काम करता हूं, डीपीपी आप लोगों के पास है ही, खुली रहने देना, कोई नहीं। मैं आप लोगों को मेथड ऑफ चार्जिंग मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। कंडक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन बाय फिजिकल कांटेक्ट, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज ट्रांसफर होता है। प्लीज यहां पे लिख लो, प्लीज यहां पे लिख लो, हेयर चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। हाँ जी, दूसरा मेथड ऑफ चार्जिंग, दूसरा मेथड ऑफ चार्जिंग ये पढ़ा दिया, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन। इसमें सब कुछ वही लिखा दोस्तों जो पढ़ाया तुम लोगों को। मैंने क्या पढ़ाया कि जब बॉडी रब करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होएगी, जिसका वर्क फंक्शन कम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसका वर्क फंक्शन वो इलेक्ट्रॉन गेन, वो सारी बातें लिखी हुई हैं, पढ़ लें एक बार जरा। लिखा है चार्जिंग बाय रबिंग टू suitable materials under a suitable condition is called as frictional electrification. When one body is rubbed over another, then one of the rubbed material loses electron and other gains electron and causes charging. This transfer of electron is due to the difference in the work function. The material having lower work function loses electron. ये तो पढ़ाया मैंने, अरे हाँ ना बोल दो यार। And one having a higher work function gains electron. The material which loses electron is said to be positively charged and which gains is said to be। अब तू मुझे एक बात बता, देखियो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है, कल एनसीईआरटी में फोटो दिखाया था नहीं दिखाया था तेरे को? तो यही तो डायग्राम बना हुआ है। ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज ही क्यों बनाया तू बता दे? क्योंकि ग्लास का वर्क फंक्शन सबसे, तो उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। और प्लास्टिक पे क्या लगाया बनाया हुआ है? अब ये चीजें ना देखो, मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप पढ़ाई करो तो आपको समझ में आएगा मैं क्लास में क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या क्वालिटी ऑफ कांटेक्ट पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि ये चीजें एनसीईआरटी में लिखी थोड़ी ना है, उसने एनसीईआरटी में सीधा ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज बना दिया। लेकिन ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आएगा? क्योंकि ट्राइबोइलेक्ट्रिक सीरीज में सबसे ऊपर ग्लास ही है, तो ग्लास हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा। प्लास्टिक के सामने प्लास्टिक रखा हुआ है, ग्लास के सामने ग्लास रखा हुआ है, यहां लिख ले रिपल्शन। रिपल्शन होगा क्या इनके बीच में? हाँ सर होगा। यहां पे लिख ले रिपल्शन, प्लास्टिक का प्लास्टिक का रिपल्शन होगा सर, हाँ होगा। यहां ग्लास यहां प्लास्टिक, इनके बीच में क्या होगा बेटा? मेरी जान बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी। तो मेरे को और पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसको समझ में आ गया है। तीसरा मेथड ऑफ चार्जिंग क्या बताया अद्विक? चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके चारों डायग्राम जो है मैंने आप देखो ऐसे बना रखे जो मैंने आपको समझाए हैं। मेरे लिए आप लिख लो प्लीज, मेरे लिए इसे लिख लो क्या? इंड्यूसिंग चार्ज। देख रहे हो ये डायग्राम थोड़ा अलग है जो मैंने क्लास में बनवाया, क्योंकि इसमें पॉजिटिव रॉड लेके आए। मैं भी पॉजिटिव लाया था, नेगेटिव लेके आया था? नेगेटिव लेके आया था ना। हाँ ध्यान सुनो, एक नई चीज बताता हूं। पॉजिटिव रॉड लेके आया, इस तरफ नेगेटिव इकट्ठे हो गए, इस तरफ क्या इकट्ठे हो गए? अर्थिंग करी, अर्थिंग करी तो सारे पॉजिटिव कहां चले गए? नहीं नहीं, धरती से इलेक्ट्रॉन ऊपर आएंगे और इनको कंपनसेट कर देंगे। पता है क्यों? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज चलता नहीं है, क्या चलता है? नेगेटिव चार्ज चलता है। तो ध्यान रखना, नीचे से इलेक्ट्रॉन आएगा और इसको कंपनसेट कर देगा। बेसिकली मोटी मोटी बात अगर आम तौर पे बात करें लेमन स्किल में तो बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज अर्थ हो गया, बट एक्चुअल में क्या होगा? नीचे से इलेक्ट्रॉन आके कंपनसेट करके गया होगा। यहां पे क्या आ गया? कोई चार्ज नहीं है, यहां सारा नेगेटिव इकट्ठा हो गया, इस पे नेगेटिव आ गया। इसे लिख लो इंड्यूस चार्ज। इसे क्या लिख लो? इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्ज। तीन प्रकार के मेथड ऑफ चार्जिंग सिखा दिए तुम्हें, तीन प्रकार के मेथड ऑफ चार्जिंग सिखा दिए। कौन कौन से? चार्जिंग बाय कंडक्शन, दूसरा फ्रिक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन, तीसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब वापस डीपीपी पे चलते हैं ताकि डीपीपी हम अपन पूरी कर सके, फिर आगे की क्लास लेंगे। तो डीपीपी का जो पहला सवाल था दोस्तों वो तो तुमने मेरे साथ कर लिया। अब डीपीपी का दूसरा सवाल करते हैं। ये लिखा हुआ है साहब, ये लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 2, यही है क्या? क्या लिखा पढ़ियो? व्हाट व्हेन पर्सन कॉम्स हेयर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज समटाइम जनरेटेड बाय व्हाट प्रोसेस? कॉम के ऊपर चार्ज आएगा, कॉम प्लास्टिक का बना होता है, तो प्लास्टिक को ऐसे रब करते हैं तो प्लास्टिक के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। यानी कि हमारे हेयर्स ने इलेक्ट्रॉन लूज किए होते हैं और प्लास्टिक के कॉम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए होते हैं। सही है क्या?
सवाल है ये प्रोसेस कौन सी है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन है। तो उन्होंने पूछा व्हेन अ पर्सन कॉम्स हेयर, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी, रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है रुका हुआ चार्ज। चार्ज क्यों आ रहा है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से। तो ऑप्शन क्या लगेगा, बी सही है क्या, बिकॉज कॉन्टैक्ट बिटवीन, ये तो गलत है गलत है गलत है, इंडक्शन तो है ही नहीं ना, इंडक्शन में तो छूता ही नहीं है ना भाई साहब, इंडक्शन में तो दूर दूर से हो जाता काम, समझ में आ रहा है क्या। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी सही, ठीक है। चलो इसका आंसर दो बेटा, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा इसका आंसर भी, प्रॉब्लम नंबर 3 का भी। हाँ इन्होंने क्या बोला है, अ मेथड ऑफ चार्जिंग विदाउट ब्रिंगिंग चार्ज बॉडी इन कॉन्टैक्ट, टच नहीं करना, क्या बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कुछ नहीं होता, there's no such word exists electromagnetic induction, ठीक है। हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, ये लो क्वेश्चन देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो। किस बच्चे ने सवाल सॉल्व किया है, कैसे सॉल्व किया, तुक्का, तुमने माँ के दूध की कसम है चैट जीपीटी ना देखा हो बस, पक्का ना। चल बताओ ऑप्शन कौन सा है, अच्छा ए है, ए डी होगा, कौन बोली, कैसे होगा डी, तुक्का, अरे जीजी तुक्का बोलना, तुक्का, पक्का डी ही होगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, ध्यान से सुनेगा। मान लो आपके पास एक हॉलो कंडक्टर है, क्या है, अगर किसी हॉलो कंडक्टर को, अच्छा हॉलो कंडक्टर को अपन शेल भी बोलते हैं क्या, हॉलो कंडक्टर या स्फेयर हम बोल देते हैं, स्फेयर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हम इसे शेल बोल सकते हैं, शेल बोलो ना। अगर किसी हॉलो कंडक्टर को कभी आप बाहर से चार्ज दो, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज दे दिया, कहां जाके बैठेगा, ऑफ कोर्स सर अंदर तो कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि चार्ज किसकी प्रॉपर्टी होती है, मैटर की, मटेरियल की, अंदर मटेरियल है ही नहीं, तो अंदर तो चार्ज होगा ही नहीं। तो whenever charge is given to a hollow sphere, whenever charge is given to a, the charge will resides on the outer surface, सही है क्या बेटा, सही है क्या। लेकिन सर अगर ये हॉलो कंडक्टर की जगह सॉलिड कंडक्टर या फिर सॉलिड स्फेयर होता, सॉलिड स्फेयर, इस केस में, इस केस में क्या चार्ज अंदर बैठ सकता है, अगर ये सॉलिड स्फेयर होता तो पहले सर ये बताओ कि ये कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर है बेटा तो भी चार्ज अंदर नहीं बैठता, यानी इस केस में भी चार्ज कहां एग्जिस्ट करता है, आउटर सरफेस में। इसका प्रूफ हमारे इसी चैप्टर में आगे आएगा, जिसे हम गॉस थ्योरम से प्रूफ करेंगे। बट ध्यान रखिएगा अगर सॉलिड स्फीयर है जो कि कंडक्टर है, तो भी चार्ज सारा का सारा कहां बैठेगा, बाहर ही बैठेगा, अंदर ना चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, जिसकी वजह से चार्ज भी जीरो होता है। और कौन से थ्योरम का नाम बताया, भी नाम लिया था ना, गॉस थ्योरम। तो ये हमने कॉन्सेप्ट कहां से पढ़ाया है बेटा, गॉस थ्योरम से। बट अभी हम लोग फिलहाल याद कर सकते हैं कि अंदर कोई चार्ज नहीं बैठेगा। लेकिन सर अगर सॉलिड स्फेयर ही होता, लेकिन सर ये नॉन कंडक्टर होता, तो उस केस में चार्ज हमारा अंदर बैठ सकता है। तो आप लोगों को 3 चीजें याद करनी है, अगर कंडक्टर है, चाहे वो सॉलिड है चाहे वो हॉलो है, आशीष चार्ज कहां बैठेगा बेटा, सरफेस जाके बैठेगा। लेकिन अगर वो नॉन कंडक्टर है, जैसे मान लो माइका का बना हुआ है या प्लास्टिक का बना हुआ है, अच्छा सुनो, अगर प्लास्टिक है, नॉन कंडक्टर है और वो हॉलो है, तो कहां बैठेगा, तो सरफेस ही बैठेगा ना भाई, फिर तो सरफेस नहीं समझ आया भाई। अगर तो हॉलो है तो चाहे वो कंडक्टर का बनाओ चाहे वो नॉन कंडक्टर बनाओ, तो वो तो अंदर तो कुछ माल ही नहीं ना, किस पे जाके बैठेगा भाई, मटेरियल तो है नहीं ना अंदर। तो ध्यान रखेंगे हॉलो कंडक्टर है, स्फेयर, तो चार्ज बाहर बैठेगा, अगर वही सॉलिड है तो भी कहां बैठेगा, बाहर ही बैठेगा। लेकिन अगर सॉलिड स्फेयर है लेकिन नॉन कंडक्टर, तो चार्ज अंदर बैठ सकता है। अब सवाल पढ़ो, अ कंडक्टिंग स्फेयर यानी कंडक्टर है, conducting sphere is negatively charged whether it is hollow whether it is solid, it will resides only on the outer surface। तो इसका आंसर क्या बनाएंगे, ऑप्शन डी। बट प्लीज लिख लो,
चलें आगे चलें, ये डायग्राम बना लेना साइड में कहीं पे, है ना, ये छोटे छोटे से दो डायग्राम बना लेना, छोटे छोटे से गोले गोले से डायग्राम भी बना दो, थ्योरेटिकली लिख लेना, थोड़ा सा साइड में करके इसका सोल्यूशन ना खराब कर दिया ना। डीपीपी को थोड़ा संभाल के अच्छे से साफ सुथरे तरीके से करो, क्योंकि डीपीपी में जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे सवाल दे रखे हैं। तो जो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल मिलेंगे आपको, जो हमारी बुकलेट बनाते हुए हमसे छूट जाते हैं या फिर हम जानबूझ के छोड़ देते हैं, होता ना कि भाई ये कुछ तो बच्चों को करने दो, तो वो हमने डीपीपी में डाले होते हैं। इसलिए डीपीपी को थोड़ा सा अच्छे से प्रिजर्व करके रखो, फाइल वगैरह बना लो, मेंटेन करके रखो, ठीक है ना। चलो ये हो गया बच्चों। अभी हम कौन सा क्वेश्चन करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5 कर लेते हैं, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन है गाइस प्रॉब्लम नंबर 5, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। लिखा है विच इज बिगर अ कूलम और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कौन बड़ा है, कूलम या फिर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात बता, हम लोगों ने पढ़ा है Q का फॉर्मूला होता है Ne, Q का फॉर्मूला कितना होता है Ne, N का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया और Q हमारा चार्ज, टोटल चार्ज की वैल्यू हो गई। N का फॉर्मूला Q अपॉन में E होता है बेटा, N का फॉर्मूला Q अपॉन में E होता है। तुम सबको ये फॉर्मूला पता है ना, Q इक्वल्स टू Ne। बोलो भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से बात हुई थी। N का फॉर्मूला Q अपॉन में E। क्वेश्चन में बोला है विच इज बिगर अ कूलम और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर हमारा Q का वैल्यू 1 कूलम है तो N की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 1.6 टेन टू द पावर माइनस 19। ये कैलकुलेशन आप सारे बच्चे याद कर लो, 1 डिवाइड बाय 1.6। पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के यूनिट में 1 डिवाइड बाय 1.6 बहुत ज्यादा बार पूछा जाएगा, तो याद कर लो 1 डिवाइड बाय 1.6 होता है 0.625। ये वैल्यू याद करने लायक वैल्यू है। तो ये कितना आ गया 0.625 इंटू टेन टू द पावर 19, यानी n की वैल्यू आ गई 6.25 टेन टू द पावर 18। ये हमारा n आ गया, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये है कि अगर 1 कूलम का चार्ज बनाना है किसी बॉडी के ऊपर, तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6.25 टेन टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी एक बॉडी को अगर मैं 6.25 टेन टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स दे दूं, तो जाके उस बॉडी पे कितना चार्ज आएगा 1। तो यानी समझ में आ रहा है कि तो बहुत बड़ा चार्ज हो गया इसका मतलब, यानी 1 कूलम इज अ वेरी बिग चार्ज, 1 कूलम इज अ, तो मैं यहां लिख देता हूं देयरफॉर टू हैव a charge of 1 coulomb, body must have 6.25 10 to the power 18 electrons। हाँ जी, therefore which is bigger, therefore 1 coulomb charge is bigger। ये इसका सोल्यूशन हो गया। मुझे उम्मीद है कि तुम में से किसी ने तो किया होगा ये डीपीपी में क्वेश्चन, किया, कर लिया था, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इस डीपीपी का आखिरी क्वेश्चन किसने किया है, डीपीपी 1 का आखिरी क्वेश्चन किसने किया है? अपने आप किया है या जेमिनाई, गूगल? नहीं, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी जिसके होंगे डाउट इंडिविजुअल पूछेंगे, ठीक है ना। फिर हम आज का क्लास का नया कंटेंट पढ़ेंगे। ट्राई करिए क्वेश्चन। चलो भाई, ये हो गया। लाइव क्लास वाले बच्चों कोई डाउट हो तो बताओ, लाइव क्लास में जो बच्चे हैं कोई डाउट हो तो बताओ। इस डीपीपी में एक आखिरी क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला क्योंकि ये कॉन्सेप्ट होता है न्यूट्रलाइजेशन, वो आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के कांटेक्ट में आ जाए तो नेट चार्ज कितना होगा, 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाएगा,
बट हम उसको नल मान लेंगे कि हम बोलेंगे कोई चार्ज नहीं बचा है। जैसे मान लो, इमेजिन करो किसी एक बॉडी पे +5e चार्ज है। कितना तेज बोला करो, +5e चार्ज है। अगर मैं उसे 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं तो अब उस पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा? आवाज नहीं आई बेटा। मान लो एक बॉडी है, इस पे चार्ज कितना है? +5e। +5e का मतलब क्या है? इस पे 5 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अगर मैं इसे 5 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो इस पे -5e और आ जाएगा, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि जब भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इक्वल के बराबर आता है वो नलीफाई हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब ये जो क्वेश्चन मैंने बनाया बेटा, ये क्वेश्चन है कि एक प्लेट यहां पे पॉजिटिव प्लेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, आप देख रहे हो हाई पोटेंशियल लगा रखा है, और यहां पे एक प्लेट है जिसपे आपने नेगेटिव चार्ज लगा रखा है। वो क्यों आया होगा? ध्यान से सुनो। कोई ना कोई प्लेट की अपनी कुछ थिकनेस होगी। हमने बोला ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल प्लेट है, तो इस पॉजिटिव चार्ज ने सारे के सारे नेगेटिव्स को अट्रैक्ट कर लिया होगा। यहां पे क्या, इस फिनोमेना का नाम बता, इंडक्शन। वो पीछे क्या आ गया होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। हमने इसको क्या कर दिया होगा? अर्थ। तो बोल, ये सारा चार्ज गायब नहीं हो जाएगा पीछे से? सही है क्या? जब हम लोग थोड़े दिनों बाद आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल इतना समझना जरूरी है कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है। अब यहां पे इन्होंने कहा कि इसके बीच में एक बॉल रख दो, टेनिस बॉल, टेनिस बॉल, और टेनिस बॉल पे एक पेंट कर दो, कंडक्टिंग पेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टिंग पेंट? कंडक्टिंग पेंट का मतलब है जिसके पास बहुत सारे फ्री, जिसके पास बहुत सारे फ्री पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं। भाई कंडक्टर और इंसुलेटर में फर्क क्या होता है? इंसुलेटर जो होता है उस पे चार्जेस होते हैं क्या? हाँ होते हैं, बट फ्री नहीं होते। जैसे प्लास्टिक के पास, जैसे कि प्लास्टिक के पास और मान लीजिए कॉपर के पास, ये कॉपर का स्फीयर है और ये प्लास्टिक का स्फीयर है, दोनों के पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं, लेकिन इसके पास फ्री पड़े होते हैं। देखो, फ्री 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 फ्री, इनमें इनमें ये पेयर्स बनाए बैठे होते हैं। समझ रहे हो क्या? तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि इस पे चार्जेस नहीं होते। हर मटेरियल जो भी बना है उसका अपना कुछ एटम होगा, उसमें न्यूक्लियस होगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, हाँ वो फ्री नहीं होगा। तो ये हमारे कॉपर के स्फीयर के पास इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं, हाँ हैं, बट वो फ्री हैं, यहाँ पे फ्री नहीं है। तो हमने यहाँ पे एक बॉल रखी बेटा और बॉल पे पेंट कर दिया। वो पेंट था कंडक्टिंग। अगर कंडक्टिंग पेंट की बात करें तो कंडक्टिंग पेंट पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे। तू बता बेटा, तुझे क्या लगता है इस स्फीयर पे इस तरफ कौन सा चार्ज आएगा? इंडक्शन की वजह से आएगा। कौन सा चार्ज आएगा? तो यहाँ पे माइनस 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 आ जाएगा, और जितना माइनस इधर आया उतना ही पॉजिटिव उधर भी होगा। तो पॉजिटिव 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 यहां गया होगा। अच्छा, यहां पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है और यहां पे नेगेटिव चार्ज बहुत कम है, तो इस फेज के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा या इस फेज के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा? इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो जैसे ही ये अट्रैक्ट करेगा ये सब जाकर टकराएगा, टकराते ही नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से क्या हो जाएगा? नलीफाई, नेगेटिव सारा खत्म हो जाएगा। तो फिर कहां भागेगा? फिर उधर भागेगा। जैसे ही वो वहां भागेगा पॉजिटिव से खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म होने के बाद ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और भी तो चार्जेस होंगे उसके पास। तो थोड़ी देर बाद आप देख रहे हो, पहले ये यहां जाएगा, पहले यहां जाएगा, टच करेगा, फिर वो यहां जाएगा। जैसे ही वो यहां टच किया फिर वो जीरो हो गया, नेट चार्ज जीरो हो गया, फिर बीच में आके खड़ा हो जाएगा, फिर इंडक्शन दोबारा से होगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, एंड इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग। तो आंसर था एमसीक्यू में, इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग। खैर मैंने तो थ्योरी का क्वेश्चन बना दिया था, जानबूझ के एक्सप्लेन करना था। तो खैर सवाल क्या लिखा हुआ है इसमें? सवाल लिखा हुआ है कि व्हाट विल हैपन टू द बॉल। तो जवाब क्या लिखोगे? बॉल विल ऑसिलेट, बॉल विल ऑसिलेट बिटवीन टू कंडक्टिंग प्लेट्स, between two conducting plates. Ball will oscillate between two conducting plates. नहीं, उसके पास और चार्ज भी तो होंगे। क्या सारे के सारे पॉजिटिव इधर आ गए होंगे? और न्यूट्रलाइज होने का मतलब खत्म होना नहीं होता, उसका इफेक्ट जीरो हो गया। जैसे वो छूटा फिर पॉजिटिव ज्यादा था, अट्रैक्ट हो गया, फिर वापस आया, एंड कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग। सही है क्या?
तो आपको इसका आंसर याद करना है कि बॉल जो है वो ऑसिलेट करेगी। अब डीपीपी को बंद कर देते हैं। इसमें अभी भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं बेटा जो आप लोगों को और दिमाग दौड़ाने पे मजबूर करेंगे, बट हम धीरे धीरे कर रहे हैं। तो हम लोग अपनी बुकलेट के पेज नंबर 11 पे आ जाते हैं और यहाँ से हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है आज का। इसका नाम है कूलम्स लॉ। इसका नाम है कूलम्स लॉ। बुकलेट खोल लीजिए अपनी, कूलम्स लॉ। अच्छा, मान लो कि आपके पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, आपस में क्या करेंगे ये? रिपेल। दो नेगेटिव चार्जेस है, रिपेल। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट। लेकिन कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा, ये सब बताया चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम ने। चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम और आइजैक न्यूटन, इन दोनों ने ही एक केवेंडिश का सेटअप था उसका इस्तेमाल किया था। केवेंडिश का आपको शायद याद होगा कि जब हमारे पास दो बॉडी होती है मास m1 और m2 की, और इनके बीच में डिस्टेंस होता है r, तो यहां पे जो फोर्स लगता है इन दोनों के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के। बिल्कुल यही हमने पढ़ा है। सेम इसी प्रकार से अगर यहां पे ड्रॉ कर लेना साथ में, अगर यहां पे दो चार्जेस हैं q1 और q2 और इनके बीच में डिस्टेंस है r, तो दोनों के बीच का फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा q1 q2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r स्क्वायर के। प्रोपोर्शनलिटी सेम नहीं लग रही? बिल्कुल, बस यहां मासेस है वहां पे चार्जेस हैं। उसका रीजन ही ये है कि जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस्तेमाल किया जाता है प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए, उसका नाम था केवेंडिश। वो दोनों ने एक ही इस्तेमाल किया था। इसका मतलब क्या है? जैसे वो क्या करते थे, केवेंडिश क्या करते थे, एक मास यहां रखा एक मास यहां रखा, फिर उनके बीच का डिस्टेंस चेंज किया, बढ़ाया, मासेस की वैल्यू चेंज करी, बढ़ाई, डिक्रीज करी, मतलब एक सेटअप है बेसिकली। इसलिए प्रोपोर्शनलिटी भी सेम सेम नजर आपको आ रही होगी। तो ये आपको याद आ गया होगा। प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे क्या लगाते थे? जी लगाते थे। कौन सा, बड़ा जी छोटा जी? बड़ा जी है ना, बड़ा जी, वेरी गुड। इसको बोलते हैं कैपिटल जी m1 m2 बॉन्ड में r स्क्वायर, और इस जी का नाम था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सिमिलरली अगर यहां पे आप देखेंगे, दोनों को कंबाइन किया और यहां पे कांस्टेंट लगाया k, इस k को नाम देते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या नाम देते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। बेटा आप लोग नए हैं, आप ध्यान रखिए, जो मैं बुक में लिखता रहता हूं आप साथ साथ लिखते रहा करें, ठीक है ना। k का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। लेकिन नहीं बेटा, निया, निया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो है, लेकिन इसके आगे एक और कीवर्ड लगा होता था, वो वेरी गुड। इसका मतलब बता बेटा क्या होता है? यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? हर जगह एप्लीकेबल। ओके ठीक है, और भी कुछ बोल सकते थे वैसे ज्यादा। अच्छा, हर जगह एप्लीकेबल का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट याद मत करो दोस्तों, स्टेटमेंट याद मत करो। ओके, हर जगह वैल्यू सेम होती है। ओके, वही 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 बोल रही है। वेरी गुड। और कुछ? डिपेंड नहीं करती, ठीक है, इंडिपेंडेंट एंड सही है। ध्यान सुनना, मान लो दो मासेस हैं, इनके बीच में हवा है, तो G की वैल्यू होती है 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सही है। बीच में पानी है, यही वैल्यू होगी। बीच में सोडा है, यही वैल्यू होगी। बंटा है, यही होगी। शराब है, यही होगी। G की वैल्यू हर मीडियम के लिए सेम होती है। इसका फायदा यह है कि अगर आप दो मासेस के बीच का मीडियम चेंज करते हो तो G की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो दोनों के बीच का फोर्स कभी भी चेंज नहीं होगा। इसलिए दो मासेस के बीच में मीडियम चेंज करने से कभी भी फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। अब यहां पढ़ो, ये केस सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इट इज नॉट यूनिवर्सल। इट इज नॉट यूनिवर्सल। नॉट यूनिवर्सल का मतलब क्या है? नॉट यूनिवर्सल का मतलब क्या है? डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। ये डिफरेंट होगा डिफरेंट मीडियम्स के लिए। यानी अगर आप एयर रखते हो दो चार्जेस के बीच में, के की वैल्यू कुछ अलग होगी। पानी रखते हो, के की वैल्यू कुछ अलग होगी। सोडा अलग, बंटा अलग, शराब अलग। समझ में आ रहा है क्या? तो हर मीडियम के चेंज करने पे के चेंज होगा, यानी हर मीडियम के चेंज करने पे दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स भी चेंज होगा। तो आपको क्या याद रखना है?
कि द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस डिसाइड्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। बट ऐसा क्यों हो रहा है उसको बाद में बात करेंगे। बट क्या तुम्हें इतना समझ में आ गया? इस k की वैल्यू अगर मैं बात करूं एयर के लिए, तो इस k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। नीचे लिखी हुई है, कोई नहीं, बट आप लिख लेना यहां पे अलग से। इस k की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। नीचे लिखी हुई है, बट आप वैल्यू लिख लो ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं चीजों को। यहीं पे लिख ले बेटे, जहां मैं लिख रहा हूं वहां लिखते जा, है ना। k की वैल्यू 9 है। अब हर मीडियम के लिए k की वैल्यू अलग क्यों है? अगर आप इस g को फर्दर ब्रेक करो तो ये ब्रेक नहीं होता, ये g ही है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप इस k को तोड़ो तो एक्चुअल में ये k टूटकर बनता है 1/4 पाई, नॉट काट दो, एप्सिलॉन। क्या बोल रहे हो उसको? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। जब हम k को तोड़ते हैं तो फॉर्मूला बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। नॉट काट दो, नॉट नहीं लिखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन है दोस्त, ये क्या है इसको समझना। यानी आप अपने लिए भी दोबारा से लिख सकते हो कि k की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन। 1/4 पाई एप्सिलॉन। सुनो, एप्सिलॉन या तो ऐसे लिख लेना या तो ऐसे लिख लेना। एप्सिलॉन कभी भी ऐसे नहीं लिखना, ठीक है ना। एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन तो बेसिकली प्रोनाउंसिएशन हो गई। एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी। क्या बोला? अच्छा, तुम्हें पता है हर मीडियम की अपनी डेंसिटी होती है। हर मीडियम की अपनी डेंसिटी होती है। हर मीडियम का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है। जैसे हर मीडियम की अपनी डेंसिटी है, हर मीडियम का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसी प्रकार से हर मीडियम का अपना परमिटिविटी भी होता है। तो परमिटिविटी बेसिकली एक प्रॉपर्टी है। जैसे आप बताओ मुझे, डेंसिटी क्या क्या रिप्रेजेंट करती है? डेंसिटी का क्या मतलब क्या होता है? सॉरी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है कितना मास है पर यूनिट वॉल्यूम में। अगर हमने बोला दो लिक्विड हैं, एक लिक्विड की डेंसिटी बहुत ज्यादा, एक लिक्विड डेंसिटी बहुत कम, उसका क्या मतलब है? जिसकी ज्यादा उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, जिसकी कम उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम कम है। सिंपल ये तो मतलब होता है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें कि भैया एक मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है, तो जब बहुत कम है तो जब उसमें से लाइट पास करेगी ना तो बहुत तेजी से जाएगी। लेकिन जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है उसमें लाइट जो है ना बड़े धीरे धीरे जाएगी। प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम डिसाइड समथिंग ना यार। अगर हमने बोला किसी मीडियम की डेंसिटी ज्यादा तो ज्यादा गाढ़ा होगा, गाढ़ा, किसी की डेंसिटी बहुत कम है तो बड़ा पतला पतला सा होगा। तो मीडियम की प्रॉपर्टी डिसाइड करती है कि वो बिहेवियर कैसा दिखाएगी। परमिटिविटी भी एक प्रकार की प्रॉपर्टी ही है जो बताएगी कि चार्ज का बिहेवियर कैसा होगा। चार्ज का बिहेवियर कैसा होगा? चार्ज, भाई एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन एक चार्ज का अपना खुद का आस पड़ोस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक चार्ज का अपना आस पड़ोस में पोटेंशियल भी होता है। तो उस पोटेंशियल को, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिसाइड करने वाली प्रॉपर्टी का नाम क्या बन गया? परमिटिविटी। परमिट करने वाला, भाई क्या परमिट कर रहे हो बताओ? कितना फील्ड परमिट कर रहे हो, कितना फोर्स परमिट कर रहे हो। हर मीडियम की परमिटिविटी अलग होती है। जैसे हर मीडियम की डेंसिटी अलग होती है, हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, इसलिए हर मीडियम की परमिटिविटी भी अलग होती है। तो जब हर मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन अलग अलग होगा, जब हर मीडियम का एप्सिलॉन अलग अलग होगा तो हर मीडियम का के अलग होगा। जब हर मीडियम का के अलग होगा तो हर मीडियम के बीच में लगने वाला फोर्स भी अलग होगा। यानी यहां पे फोर्स डिपेंडेंसी है, यहां पे फोर्स डिपेंडेंसी। तुम मेरे पास आए हो ये सीखने आए हो ना भाई, फॉर्मूला थोड़ा सिखा रहा हूं तुम्हें सिर्फ। फॉर्मूला तो तुम स्कूल में पढ़ ही लोगे ना यार, मुझसे तो ये पढ़ के जाओगे कि इसका मतलब क्या है। परमिटिविटी शब्द ही बना परमिट से, परमिटिविटी। तो व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नाउ? इट इज अ परमिटिविटी। क्या है ये लिख लो यहां पे, इट इज अ परमिटिविटी। अच्छा, किसकी परमिटिविटी? परमिटिविटी किसकी? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। कौन सा मीडियम? इन बिटवीन टू चार्जेस, इन बिटवीन टू चार्जेस। अब चाहे वो हवा है, चाहे वो पानी है, चाहे वो सोडा है, चाहे बंटा है, चाहे कुछ भी पदार्थ, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो क्या रेडबुल वाले? तो ये 1/4 एप्सिलॉन हो गया। समझ में आ रहा है क्या? जैसे पानी की डेंसिटी कितनी होती है भाई? 10⁻3। मरकर की डेंसिटी कितनी होती है? 13.6 गुणा 10⁻, सॉरी 13.6 × 10⁻3।
हर मीडियम की डेंसिटी अलग, इसलिए हर मीडियम का परमिटिविटी भी अलग। तुम्हें जानने का मन नहीं कि एयर का कितना होता है? एयर का परमिटिविटी होता है, लिख लें यहां पे, फॉर एयर एप्सिलॉन जो होता है वो होता है 8.854 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एयर के लिए ना एक सिंबल यूजुअली यूज किया जाता है, नॉट लगा देते हैं, नॉट। तो कहीं भी नॉट लिखा हो तो समझ जाना वो किसकी परमिटिविटी है? एयर की। किसकी परमिटिविटी है? एयर की। अभी दीदी पता है क्या है, एयर का और वैक्यूम का बिहेवियर सेम होता है। अच्छा एक बात बता, जिस जगह से एयर निकालो वहां क्या बन गया? इतना धीरे आवाज क्यों है भाई? जिस जगह से एयर निकाली उसे क्या बन गया? वैक्यूम में फ्री स्पेस बन गया। मैंने अपने हाथ पे चार्ज डाला 4 कूलम का, 4 कूलम का चार्ज है, इसके आसपास में एयर है सारी। क्या है इसके आसपास में? एयर है। एयर है तो इस चार्ज का एक बिहेवियर है कि भाई दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो भी इसका बिहेवियर है। हमने एयर निकाल दी, क्या क्रिएट हो गया आसपास? वैक्यूम। इसका बिहेवियर चेंज ही नहीं हुआ। यानी इलेक्ट्रिकली अगर हम लोग देखें तो चार्ज का बिहेवियर एयर में और वैक्यूम में सेम होता है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैट में हर जगह एयर और वैक्यूम को सेम माना गया। मैकेनिकली नहीं माना जा सकता, इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली दो शब्द अलग समझ में आ रही है क्या? बिकॉज मैकेनिकल का मतलब है कितने मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, लेकिन भाई जब वैक्यूम है तो मॉलिक्यूल तो है ही नहीं गैस के। लेकिन इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ अ चार्ज रिमेन सेम। चार्ज का बिहेवियर हवा में और चार्ज का बिहेवियर वैक्यूम में सेम होता है, इसलिए मेरे लिए एयर लिखूं या फिर वैक्यूम लिखूं, बात एक ही है। और वैक्यूम को मुझे उम्मीद है तुम्हें पता होगा फ्री स्पेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वैक्यूम लिखूं या फ्री स्पेस लिखूं, एक ही बात है। समझ में आ रहा है क्या बेटा? अच्छा एयर के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, एब्सोल्यूट। क्या इस्तेमाल करते हैं? तो जहां भी एब्सोल्यूट हो जाए तो मतलब समझना किसकी, या तो एयर की बात कर रहे हो या तो फ्री स्पेस की बात कर रहे हो। इसलिए देखो नीचे यहां पे लिखा हुआ है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वैसे फ्री स्पेस लिखा है तो एयर भी लिख सकता है भाई, है ना? कितना है? 8.854 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहाना तो बोलो यार, समझ में आ गया क्या? चलो भाई लोग, इसी के नीचे जगह खाली है क्या? खाली जगह पे तो लिखो फोर्स का फॉर्मूला। दो ऐसा बना लो, डायग्राम बना लो, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। हाय हाय कितना प्यारा नाम है, Q2। इनके बीच का फोर्स क्या फॉर्मूला है? K Q1 Q2 अपॉन में R²। K कौन है बंधु? K कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। यूनिवर्सल होता है क्या? नहीं होता सर, अलग मीडियम का अलग होता है ये। अच्छा इसको फोर्स कांस्टेंट भी बोल देते हैं कई बार, नाम है साहब, नाम है, फोर्स कांस्टेंट भी बोल देते हैं। K को तोड़ो, क्या आएगा? K को तोड़ेंगे तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो नहीं आएगा ना, क्योंकि मैंने बताया नहीं बीच में क्या है चार्जेस के बीच में। शराब मतलब पानी पड़ा है बीच में, तो एप्सिलॉन पानी का आएगा। समझ रही तू? बीच में ईथर पड़ा है, ईथर पड़ा है, एप्सिलॉन ईथर का आएगा। तो जो भी मीडियम होगा, तो मान लीजिए हमने सीधा लिख लिया एप्सिलॉन, कितना आ गया? Q1 Q2 अपॉन में 8। फॉर्मूला लिख लो तुम लोग बस। व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन इसका प्रोनाउंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन समझता है क्या मतलब है? बोलने का तरीका, कि मैं तुम्हें जान बोलूंगा आज से, प्रोनाउंसिएशन है ये। तो मतलब समझ में आ रहा है क्या? प्रोनाउंसिएशन। अब मान लो दो चार्जेस के बीच में हवा है। आपका नाम क्या बेटे? हाँ माहिर। अरे वाह कितना माहिर, अरे वाह कितना प्यारा नाम है यार। तुम आप दोस्तों के सारे महाराजा? हाँ ओके। महाराजा वो वाले महाराजा नहीं, स्कूल महाराजा अग्रसेन। अगर मान लो दो चार्जेस के बीच में हवा है दोस्त, तो फॉर्मूला बता क्या बनेगा? F एयर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अपन एयर भी लिख सकते हैं वैसे, एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख सकते हैं अद्वैक, ऐसे एप्सिलॉन ऑफ एयर लिख सकते हैं, बट नहीं मैं कह रहा हूं एप्सिलॉन नॉट लिख ले बस, ये ना। क्या लिख ले? एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया दोस्त? Q1 Q2 अपॉन में 8²। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा फॉर एनी मीडियम
बोल भाई कौन सी मीडियम डालूं? कुछ भी डाल दो सर, क्या फर्क पड़ता है। फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो? एफ ऑफ मीडियम कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन में। डोंट राइट बेटा, डोंट राइट, ओए लिख मत। ये फॉर्मूला आ जाएगा। दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, बताना, ऑन डिवाइडिंग, बोलो बे, एफ एयर डिवाइडेड बाय एफ मीडियम इज इक्वल टू, हाँ जी बोलो, ये तो कट गया, ये कट गया, जो कट रहा काट दो, ठीक है ना, ये सारा कट गया। 1/4 पाई, फिर 1/4 कट गया, कितना आ गया? एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। पढ़ना, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम का मतलब क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो भी मीडियम डाला हो। नीचे क्या? परमिटिविटी ऑफ। अच्छा सुनो दोस्तों, जिंदगी में ध्यान रखना, कंपैरिजन से दुनिया चलती है, कंपैरिजन ही है लाइफ में। आप किसी मीडियम की डेंसिटी निकालो, किसी भी मीडियम की डेंसिटी निकालो, आप उसकी डेंसिटी कंपेयर करते हो पानी से, बिकॉज डेंसिटी ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी। दिस इज द बेसिक रूल। आप किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब निकालते हो, तो यू डू कंपेयर द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विद द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। आप कंपैरिजन सेट है बेटा, या तो आप पानी से कंपेयर करते हो या तो आप हवा से कंपेयर करते हो। और एक कंपैरिजन और बहुत गंदा होता है शर्मा जी के लड़के का, कि उसके नंबर इतने आए, इतना। व्हाट इज कंपैरिजन? माय पॉइंट ऑफ कंसर्न इज कि कंपैरिजन में या तो एयर होती है या तो वाटर होती है। तो डेंसिटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और अगर किसी को पता हो तो डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे निकाली जाती थी, याद है क्या दोस्तों? आपके वेब पोर्टल पे 11वीं कक्षा के सारे प्रीवियस ईयर के लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, 12वीं में भी। तो प्लीज 11वीं कर लेना, तुम्हारी इतनी लगने वाली है ना, वरना मैं सच्ची बोल रहा हूं, क्योंकि यहां से 10 महीने बाद जब जेई में बैठोगे, या 12-13 महीने बाद जब नीट में बैठोगे, तो 11th नहीं आती होगी, लेकिन अभी टाइम है, सबके पास खाली टाइम है। आप लोगों ने सबने घूमने का प्लान बना लिया होगा आगे का, बट मैं कह रहा हूं मत बनाना। 1-1.5 साल का वनवास काट लो, तुम ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में होंगे, अच्छे डीयू के कॉलेज में होंगे, अच्छे मेडिकल कॉलेज में होंगे, और वो तुम्हें इतना सही पे ऑफ करेगा, मैं बता रहा हूं। क्योंकि अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैं अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में रहा हूं, मैं डीटीयू में 14 साल रहा हूं, तुम समझ रहे हो? बीटेक, एमटेक, पीएचडी वहां पढ़ाना एंड ऑल, मुझे पता है वहां की वैल्यू आईपी के किसी कॉलेज की वैल्यू से बहुत ज्यादा है। अबे आईपी के कॉलेज के कंप्यूटर साइंस के बच्चे का प्लेसमेंट उस कंपनी में ही हुआ जिसमें हमारे यहाँ के बायोटेक्नोलॉजी के बच्चे का प्लेसमेंट हुआ, और ज्यादा पैकेज का हुआ। क्योंकि जब भी कोई कंपनी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से या किसी भी कॉलेज से रिक्रूटमेंट करती है, तो वो देखती है कि यार बढ़िया कॉलेज का बच्चा उठा लो, क्योंकि बढ़िया कॉलेज का बच्चा कहीं ना कहीं से स्ट्रगल करके अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा है, और जब अच्छे कॉलेज में पहुंचा है तो उसकी अच्छी लैब भी मिली होगी, अच्छे प्रोफेसर भी मिले होंगे, अच्छे फैकल्टी प्रोग्राम भी मिला होगा, अच्छा लाइब्रेरी भी मिला होगा। इसलिए अच्छे और बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में या फिर डीयू के कॉलेज में पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर आप सीयूटीएम करते हो तो यार टारगेट करो कि हिंदू मिल जाए, रामजस मिल जाए, स्टीफेंस मिल जाए, यू शुड टारगेट हाई ना। इसीलिए कह रहा हूं कि 1 साल पूरा मतलब ऐसा अपने आप को घिस दो, मतलब खत्म कर दो, मतलब तुम्हारी शक्ल कोई पहचाने ना पाए, तुम समझ रहे हो? और फिर एक दिन क्लीन शेव वेव करके निकलो भाई साहब, दूल्हा बन के, जिस दिन सिलेक्शन हो जाए, तो समझ रहे हो ना? चलो वापस चलते हैं। डेंसिटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट? रिलेटिव डेंसिटी। तो इसी प्रकार से अगर मैं इसे कंपेयर करूं, बता, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर विल बी कॉल्ड एज व्हाट? रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो नया शब्द तुम्हें मिल गया है, लेकिन ये कहां लिखना है दोस्त? ये लिखना है यहां पे, देखो यहां तुम्हारी बुकलेट में नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, यहां पे देखो लिखा हुआ है कि जब एयर में है, मीडियम में है तो ये होगा, एयर वाला नहीं लिखा हुआ तो साइड में एयर वाला भी लिख ले। तो एफ एयर का फॉर्मूला कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। सही है क्या? दोनों को डिवाइड कर दिया। ओ सुनो,
यहाँ पे एफ एयर के साथ VAC लिख दिया है, चलेगा तेरे को? बिकॉज वैक्यूम वाला है ना, तो एक ही बात है। कटने वाला काट दिया, सीधा लिख दूं यहाँ पे एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख दिया इसको मैंने? एप्सिलॉन r। क्या लिख दिया मैंने इसको? एप्सिलॉन r। लिख लिया आराम से। हाँ जी बेटा, एप्सिलॉन r का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा बोलो? रिलेटिव। तो देखो लिखा हुआ है एप्सिलॉन r कौन है? रिलेटिव परमिटिविटी। लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी का एक नाम होता है विच इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल नेम। इंडस्ट्रीज में ना हर नाम साइंटिफिक तरीके से नहीं बोला जाता। इंडस्ट्री में जो साइंटिफिक नाम्स है वो यूज नहीं किए जाते। तो इंडस्ट्रीज में नाम यूज किया जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? और उसका ना सिंबल भी कुछ अजीब सा है, तो के, ये तो के ही है बेटा। वो मैं थोड़ा अलग से इसलिए बना रहा हूं ताकि वो प्रोपोर्शनिटी वाले के से कम कंफ्यूज मत हो जाओ। हमने अभी प्रोपोर्शनिटी का के बनाया था ना, यहाँ पे ये के है, तो ये प्रोपोर्शनिटी कांस्टेंट वाला के है, ये इलेक्ट्रोसिटी कांस्टेंट वाला के है, ये के अलग है। देखो मैंने थोड़ा डिजाइन भी बना दिया इसलिए तुम्हारे लिए, एकदम जड़ी गोटे का काम लगा के मैंने ना, थोड़ा सा सुंदर लग रहा है ना बेटा। तो इसको बोलते हैं क्या? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर मटेरियल का ना उसकी बॉटल पे लिखा होता है। जैसे इमेजिन करो तुम ग्लिसरीन की बोतल खरीद के लाओ मार्केट से, तो उस पर लिखा रहेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 72। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 81। तो हर मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल पे लिखा रहता है। तो के कौन हो गया मेरा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सही है, तो ये लिख लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब जो चीज बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना बेटा, वो हमेशा 1 से ज्यादा ही होता है। उसका कारण है क्योंकि जो एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है, उसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी भी लर्न करी है 8.854 10 की पावर -12। कभी भी किसी भी मीडियम का एप्सिलॉन m निकालते हो तो वो हमेशा 8.854 10 की पावर -12 से ज्यादा ही मिलता है। सबसे कम एप्सिलॉन किसका होता है? एयर का। याद रहेगा क्या? लिख ले साइड में, सबसे पहले लिख ले सबसे कम एप्सिलॉन एयर का होता है। मैं क्या लिख रहा हूं यार, बट मैं ऐसे लिखता हूं बहुत ज्यादा है ना। और आप अंग्रेजी में लिख लो द लीस्ट वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इज फॉर एयर। तो मराठी पंजाबी किस में भी लिख लो यार, याद रहना चाहिए ना यार, इंपॉर्टेंट वही है। सबसे कम एप्सिलॉन एयर का होता है, यानी कि एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हमेशा 1 से ज्यादा नहीं आएगी? यानी कि k इज ऑलवेज देयरफॉर k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। k हमेशा 1 से ज्यादा आएगा, k हमेशा 1 से ज्यादा आएगा। ठीक है साहब, रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन ये आ गया दोस्त, F एयर डिवाइडेड बाय F मीडियम इज इक्वल टू K। लिख लो नेक्स्ट लाइन में, देयरफॉर K का फॉर्मूला आ गया F एयर अपॉन में F मीडियम। नहीं, F मीडियम का फॉर्मूला आ गया F एयर अपॉन में K। ये बनेगा नहीं बनेगा फॉर्मूला? F एयर अपॉन F मीडियम अपॉन में फिर अपॉन में K। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, K की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। इसका मतलब सर ये है क्या? इसका मतलब सर ये है क्या कि दो चार्जेस के बीच में आप कुछ भी डाल दो, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, K की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी। और जब डिनोमिनेटर में 1 से ज्यादा है तो F मीडियम और F एयर में से ज्यादा कौन होगा? F एयर। भाई 1 से डिवाइड 2 से डिवाइड हो रहा तो आधा हो गया, 3 से डिवाइड हो रहा तो 1/3 हो गया। यानी दो चार्जेस के बीच में अगर आप कोई भी मीडियम डालो तो दो चार्जेस के बीच का फोर्स हमेशा कम ही होगा, बढ़ नहीं सकता। दोबारा सुन लो, K की वैल्यू मान लो, जैसे ग्लिसरीन की बात करी, ग्लिसरीन के लिए K की वैल्यू 72 है।
वाटर के लिए के वैल्यू क्या बताई थी 81 है। हर किसी के लिए के की वैल्यू 1 से ज्यादा ही होती है। तो दो चार्जेस के बीच में जो एयर के बीच में जो फोर्स था मान लो वो एफ है, अगर कोई भी मीडियम उनके बीच में डालोगे तो एफ बाय या तो 72 हो जाएगा या तो 81 हो जाएगा, कम होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दो चार्जेस के बीच में कोई भी मीडियम डालूं तो दोनों के बीच का फोर्स कम होगा, घटेगा या सेम रहेगा? मेरे पास समझ में नहीं आया तेरे को। अन्ना क्या नाम है तेरा? विहान, समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला, रिपीट कर मेरे को। जैसे के जो होता है ना वो हमेशा 1 से ज्यादा ही होता है, के की वैल्यू 1 से हमेशा ज्यादा ही होती है। अब अगर आप दो चार्जेस के बीच में कुछ भी डाला, कुछ भी का मतलब कुछ भी भाई साहब, आपको बोलते माइका डाल दिया, माइका क्या है पता ही नहीं हमें, और बोलते एबोनाइट डाल दिया, एबोनाइट, एम्बर डाल दिया, पता नहीं क्या है ये एम्बर, मैं कह रहा हूं कुछ भी डाल दिया तो के की वैल्यू तो हमेशा 1 से ज्यादा ही होगी। तो फोर्स, नया फोर्स बढ़ गया घट गया? अबे नहीं आया यार, अभी भी मतलब नहीं समझ में आ रहा। समझ में आया तो लिखो, बाकी मैं खड़ा हूं, जिसको पूछना तो पूछो। तेरे को समझ में सच में नहीं आया? क्या समझ में आया अच्छा बता। जिसका इसका मतलब है एयर में फोर्स अगर एफ है तो कुछ भी मीडियम डालेंगे तो फोर्स की वैल्यू हमेशा कम ही होगी। समझ में आ रहा है क्या? नहीं है? एसी बंद कर दूं? ठंड लग रही है इससे? हाँ जी, एयर से कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए पहले फोर्स 50 न्यूटन था, मान लो पहले फोर्स 50 न्यूटन था, दो चार्जेस के बीच का रिपल्सिव फोर्स मान लो 50 न्यूटन था, 50। अब आपने ग्लिसरीन डाल दी, क्या आंसर आ जाएगा? 50 बाय सर टू। पहले 50 था, अब पानी डाल दी 50 बाय, तो फोर्स हमेशा डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? ये मैं सिखा रहा हूं, फोर्स ऑलवेज डिक्रीजेस। तो यहां पे लिख देते हैं हेंस, हेंस if any medium, hence if any medium is inserted, hence if any medium is inserted in between two charges, force decreases, force decreases। फोर्स हमेशा क्या करेगा? फोर्स हमेशा डिक्रीज करेगा। चले एक काम करो, 3 एमसीक्यू क्वेश्चन करो ट्राई। कहां है मैं बताता हूं, आपके बुकलेट के पेज नंबर 38 पे। पेज नंबर पता है ना तुम्हारे, नीचे छपे हुए होते हैं यहाँ पे, तो पेज नंबर 38 पे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। हाँ भाई ऑनलाइन वाले बच्चे, शौर्या, तनिष्क, युग, जिज्ञांश, कोई डाउट है तुम्हें बेटा? हाँ बेटे। वो के होता है बेटा, उसकी वैल्यू यूनिवर्सल नहीं है, हर मीडियम के लिए कांस्टेंट होती है। जैसे के की वैल्यू एयर के लिए 9×10⁹ होती है। जैसे अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है, लेकिन वो कांस्टेंट होती है, इसलिए वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, बट वो कांस्टेंट है। सॉल्व कर लिए? पेज नंबर 38 पे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो आप लोग? हाँ जी, पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम इज F व्हेन सम मीडियम इज इंसर्टेड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, तो फोर्स कितना हो जाएगा? F/K। तो सिंपल ही है, ये तो कुछ था ही नहीं। सही है क्या भाई? हमने अभी फॉर्मूला डिराइव कर लिया है ना कि F मीडियम इक्वल टू F एयर अपॉन में K। F एयर बोल या F वैक्यूम बोल एक ही बात है, सही है कि नहीं? तो ये कितना हो गया? F अपॉन में K। तो F मीडियम का फॉर्मूला कितना आ गया? F अपॉन में K। तभी तो मैं वाउच कर रहा हूं कि भैया हमेशा K की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो फोर्स हमेशा डिक्रीज ही होगा ना भाई। ना तो ये हो सकता, ना तो ये हो सकता, ना तो ये हो सकता।
अच्छा यहां पे देखो इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में, टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन एयर व्हेन डाइलेक्ट्रिक शीट। अब मुझे नहीं पता ना डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, क्या फर्क पड़ता है क्या है, चाहे कुछ भी हो फोर्स तो हमेशा डिक्रीज ही करेगा। तो क्या लिखा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम विल इंक्रीज तो हो ही नहीं सकता, रिमेन अनचेंज तो हो ही नहीं सकता, और जीरो तब होगा, जीरो कब होगा, जीरो कब होगा जब जब के की वैल्यू बहुत ज्यादा, अरे कम ज्यादा हो जाए यार। अगर मान लो के की वैल्यू इन्फिनिटी होगी फॉर एग्जांपल, अगर के की वैल्यू एफ अपन में क्या होता नहीं होता बेटा, अगर के की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए तो एफ, ये क्या हुआ है, हाँ मैं क्या कह रहा था कि अगर मान लीजिए के की वैल्यू क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, के की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए तो एफ कितना हो जाएगा, एफ मीडियम जीरो नहीं हो जाएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी बिकम्स व्हाट, जीरो। ये होती है मेटल के लिए, तो ये यहां मत लिखना, ये यहां मत लिखना, यहां देखो अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसी पे है, देखो क्या लिखा है थर्ड क्वेश्चन, लिखा है फॉर टू चार्जेस सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन एयर व्हेन मेटालिक शीट इज इंसर्टेड इज प्लेस्ड बिटवीन देम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम विल, बिकॉज एफ मीडियम का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है एफ एयर अपॉन में के, फॉर मेटल्स के वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी, देयरफॉर एफ मेटल्स का फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया एफ एयर अपॉन में इन्फिनिटी, एंड समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी बिकम्स जीरो। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बिकम्स जीरो। चलो तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अब सब बच्चे ट्राई करेंगे, पेज नंबर 38 के नीचे जगह खाली है ना, जगह खाली है ना, एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे सारे, ठीक है, बढ़िया सा सवाल है एक, पेज नंबर 2 के नीचे जगह खाली है, आप वहां लिखिएगा। पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दूं फिर क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, ठीक है ना। पेज नंबर 38 पे ही वहीं पे जहां एमसीक्यू लिख रहे हो वहीं जगह खाली है ना नीचे, वहीं एक दो लाइनों का क्वेश्चन लिख लो, जगह तो खाली बची हुई है। सुनो, मान लो एक चार्ज है Q1, मान लो एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस R है, एक चार्ज है Q1 एक चार्ज है Q2, इनके बीच का डिस्टेंस R है, इनके बीच का फोर्स बताओ कितना होगा, F इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई, अच्छा एयर है इनके बीच में, ठीक है ना एयर, तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, सही है ना, ये फॉर्मूला होगा। सवाल बोला गया कि यार इन दोनों के बीच में एयर हटा के ना कोई मीडियम डाल दो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। हमने क्या बोला, इन दोनों के बीच में एयर हटा के कोई मीडियम डाल दो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। मुझे बताओ इनके बीच का फोर्स कम हो जाएगा क्या, आवाज ही नहीं है, बता यार, फोर्स कम होगा, बिकॉज हमने पढ़ लिया है कि एफ मीडियम का फॉर्मूला होता है एफ एयर अपॉन में के, तो फोर्स के लिए क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। सवाल बोला गया यार क्या करूं ऐसा ताकि फोर्स जितना पहले था उतना ही हो जाए, हम सिर्फ दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। तो सवाल मैं बोल देता हूं, व्हाट शुड बी द न्यू डिस्टेंस, व्हाट शुड बी द न्यू डिस्टेंस between two charges so that force remains same, so that force remains same। सवाल समझ में आ गया मेरा। अच्छा एक बात तो मैं हिंट दे देता हूं, मैं पास में लेके आऊंगा ये तो पक्का है, पर डायग्राम में मैंने जालसाजी कर दी पहले ही, मैं पहली चार्जेस को पास में नहीं लेके आ गया, जब दो चार्जेस को मैं पास ले आया, मान लो r' पास ले आया, तो जैसे मैं डिस्टेंस कम करूंगा फोर्स की वैल्यू, तो जो घटा था वो बढ़ जाएगा। भाई मान लो मीडियम डालने से फोर्स घटा होगा ना, उसे ठीक कैसे करूं कि भाई घट गया, क्या करूं, पास ले आओ ताकि बढ़ जाए। तो व्हाट शुड बी दी न्यू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस सो दैट
फोर्स रिमेन सेम, फोर्स सेम हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? नहीं आ रही? आ रही है तो निकालो फिर, आर डैश किलो निकालो क्या होगी। क्वेश्चन जो था वो, क्योंकि पूरा फैब्रिकेट करना पड़ता, मैंने आपको जस्ट में बता दिया। समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? क्या दो चार्जेस थे, उनके बीच में फोर्स कितना है? उनके बीच में फोर्स एफ है। दो चार्जेस एयर में थे, उनके बीच में फोर्स एफ है। हमने क्या किया, उनके बीच में मीडियम डाल दिया, मीडियम डालते उनके बीच का फोर्स कम हो गया। हमने कहा यार वो कुछ करो ऐसा, चार्ज तो छेड़ ही नहीं सकते, मीडियम तो छेड़ नहीं सकते, क्या करो, दो चार्जेस को पास में ले आओ। उससे क्या होगा? उसे होगा कि फोर्स, बिकॉज डिस्टेंस कम हो जाने लगेगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो नया डिस्टेंस कितना हो दो चार्जेस के बीच में, ताकि फोर्स उतना ही दोबारा से हो जाए। तो नया डिस्टेंस का वैल्यू हमें निकालना है, तो न्यू फोर्स और न्यू कंडीशन क्या बन जाए? ये तो ओल्ड कंडीशन हो गई बेसिकली, ये ओल्ड कंडीशन हो गई। अब मैं लिख रहा हूं क्या, न्यू कंडीशन। न्यू कंडीशन हो गई F इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन m, एप्सिलॉन m Q1 Q2 डिवाइड बाय R डैश का स्क्वायर। समझ में आया क्या? नहीं आया यार? जिनको समझ में आया वो सॉल्व करो, जिन्हें समझ में आया मुझे बताओ। नहीं समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को इक्वेट कराए तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन में R डैश का स्क्वायर। 1/4 पाई Q1 Q2 कट गया तो R डैश स्क्वायर आ गया। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे है ना, ये तो इसे उधर ले जाते हैं। तो रुक तो जा भाई, हाँ आशीष जी बताओ, R डैश कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन m, ये आएगा। तो अगर मैं इसे ले जाऊं तो R डैश आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन m इंटू R। बट हमने पढ़ा है अभी रिसेंटली कि एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, पीछे देखिए बताइए कहाँ। विहान, हमने अभी पढ़ा था ना कि एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो K होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अबे कुत्तो बोलो ना। तो R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R अपॉन में अंडर रूट K। ये मेरा नया आंसर आएगा बेटे। समझ में आ रहा है क्या? आया ये आंसर? नहीं आया बेटे? पक्का? चलें फिर आगे चलें। चलें आगे चलें। समझ में आ रहा है यहाँ तक? समझ में आ गया सबको? कूलम समझ में आ गया? ठीक है, देखो कूलम में अब हम न्यूमेरिकल शुरू करने जा रहे हैं वेक्टर पे बेस्ड। कुछ बेसिक्स हम लोगों ने कर लिए हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, दिस इज अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ना। आप सुनो क्वेश्चन कैसे बनाया कि दो चार्जेस के बीच में पहले फोर्स F था, अब फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, जैसे हमने कुछ मीडियम डाला, तो क्या करूं कि फोर्स की वैल्यू चेंज ना हो, तो उनको पास ले आओ। कितना पास ले आऊं? R अपॉन में रूट के टाइम्स पास ले आओ, इतना टाइम पास ले आओ, है ना? ठीक है, चलो वापस चले जाओ थ्योरी पे जो हम लोग पढ़ रहे थे। कौन सा पेज पढ़ रहे थे? तो मैं तुम्हें न्यूमेरिकल कराने के लिए आगे ले आया था, पेज नंबर 12। तो 12 13 14 छोड़ दो, 15 भी छोड़ दो, 16 पे आ जाओ। न्यूमेरिकल करते हैं कुछ एक बेसिक से।
बहुत इजी से न्यूमेरिकल करते हैं। पेज नंबर 16 पे, पेज नंबर 16 पे, पेज नंबर 16। ये सवाल है बेटा, पेज नंबर 16। ये 2022 का है, नहीं 24 का था। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा ये। अच्छा आपको ना एक रूल याद करवा रहा हूँ, ध्यान सुनना। हमें पता है कि दो चार्जेस आमने सामने होंगे, उनके ऊपर अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्शन होगा, अपोजिट होंगे तो। मैं आपको फोर्स के वेक्टर बनाना सिखाऊंगा। यहाँ पे लिखा है तेरा 4 पॉइंट चार्जेस 1 -2 1 -2, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 1, यहाँ पे रख लिया हम लोगों ने -2, ये हमारा सी हो गया, इसको हमने रख लिया 1। ऑर्डर नहीं तोड़ना, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर नहीं तोड़ना होता। और रख लिया -2। दे आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर। अच्छा वैसे बेसिक मैथमेटिक्स है, तुम्हें पता होनी चाहिए। अगर साइड जो है आपकी एल है किसी भी स्क्वायर की, तो उसके वर्टेक्स और सेंटर के बीच का डिस्टेंस L/√2 होता है। तो अगर ये हमारा L है, तो इसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, सेंटर से डिस्टेंस वर्टेक्स का, वो कितना होगा? L/√2 होगा। इसका L/√2 होगा, इसका L/√2 होगा, इसका L/√2 होगा, इसका भी L/√2 होगा। लिखा फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज 4 माइक्रोकूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। लिखो मत बे, यहां देखो, मुझे ये तो पता है कि यहां पे ये डायगोनल्स है, और जहां डायगोनल इंटरसेक्ट होंगे वही हमारा सेंटर ऑफ स्क्वायर होगा। यहां पे इन्होंने 4 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया, ठीक है। मुझे बोला गया 4 माइक्रोकूलम के चार्ज पे नेट फोर्स निकालो। ध्यान रखना फोर्स एक वेक्टर है, आपको वेक्टर ड्रॉ करने हैं। जिस चार्ज पे फोर्स निकालना है उसके ऊपर वेक्टर बनाना है। जिस चार्ज पे फोर्स निकालना है उस पे वेक्टर बनाना है। ध्यान से देखो, अगर मैं इस 4 माइक्रोकूलम के चार्ज की बात करूं, तो इसकी वजह से अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा? 4 ये है, 1 ये है, दोनों पॉजिटिव है, रिपेल होगा। तो ये इधर नहीं भागेगा क्या? तो मैं क्या बोल रहा हूं, किसके ऊपर वेक्टर बनाना है? जिसके ऊपर आप फोर्स निकाल रहे हो उसके ऊपर वेक्टर बनाना है। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए एफ ए, एफ ए। अच्छा 4 माइक्रोकूलम का चार्ज इसकी वजह से अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा? क्या, कहां वेक्टर बनाऊं? सेंटर से बना दूं, ऐसे बना दो, ठीक है। क्या बन जाएगा ये? एफ बी बन जाएगा, एफ बी। सही है, पक्का? हाँ भाई, इसकी वजह से ये कहां जाएगा? रिपेल करेगा। तो एक मिनट, फोर्स का वेक्टर कहां बनेगा? ऊपर कहां? ऐसे, हाँ, इसके ऊपर, पीली रेखा के ऊपर। अच्छा, ऐसे बनेगा। क्या ना बनेगा बोले, इसका नाम एफ सी। समझ में आ रहा है? यहां बता बेटा, ओए यहां बता, क्या ट्रैक करेगा? ऐसे बनेगा क्या? ये बनेगा एफ डी। सारे बच्चे डायग्राम बनाएंगे, सारे बच्चे डायग्राम बनाएंगे।
अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एफ बी, एफ डी, एफ ए और एफ सी, इन सब के मैग्नीट्यूड्स अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखोगे एफ ए और एफ सी का मैग्नीट्यूड सेम है। पता है क्यों? क्योंकि एफ ए लग रहा है इसके और इसके बीच में, और एफ सी लग रहा है इसके और इसके बीच में। दोनों के पेयर 1 4 1 4, डिस्टेंस भी क्या है? सेम। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसिल आउट कर देगा, यानी ये वाला इससे कटेगा। अच्छा एफ बी लग रहा है 4 और -2 के बीच में, और एफ डी लग रहा है -2 और 4 के बीच में, ये भी एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। तो हम ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एज, लिखो मेरे साथ, एज एफ ए एंड एफ सी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, and opposite in direction, therefore cancel out each other. Also FB and FD are equal in magnitude and opposite in direction, therefore cancel out each other. अरे बोलो तो सही। Hence net force is, हाँ जी बोलो कितना हो गया? यहां पे जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया ना, वो सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट लगाया है कि सारे फोर्सेस को नेट रिजल्टेंट निकाल दिया। और तो मैंने थ्योरी नहीं पढ़ाई उसकी, बट हमने कॉन्सेप्ट सिखा दिया मैंने। समझ में आया ये? पक्का? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 फटाफट करेंगे। पेज नंबर 17 हटा दूं उसको, हटा दें? हटे? चलिए, ये जो सवाल आपको दिख रहा है ये एमसीक्यू है, और शायद ये 2021 या 22 में कहीं आया था, बोर्ड में आया था। अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, सॉरी ओरिजिन पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू यहाँ ए डिस्टेंस पे, और एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ -q, वो भी ए डिस्टेंस पे। सही है? सवाल क्या पूछा गया है? सवाल पूछा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, इसमें नेट फोर्स कहां लगेगा? ऑन द चार्ज क्यू नॉट एट पॉइंट ओ, यानी यहां पे जो चार्ज क्यू नॉट रखा है इस पे नेट फोर्स कहां लगेगा? बताओ बेटा। ये जो चार्ज पड़ा है यहां पे अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा इसे? अब समझ में नहीं आ रहा क्या तुम लोगों को? बोलो भाई। इस पे नेट फोर्स निकालना है, इस पे ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, नेट फोर्स निकाल देंगे। तो इस पे इसकी वजह से फोर्स कहां लगेगा? इस तरफ। तो क्या नाम दे दूं उसे? F1 बोल दूं? F1, इसे 1 बोल देता हूं, F1। अच्छा ये इससे क्या करेगा? अट्रैक्ट, मतलब ऊपर आएगा क्या? तो ऊपर यानी कि ये हो गया बेटा F2। डायग्राम बना के F1 F2 निकालो फटाफट, कितना होगा? F1 का मतलब हो गया इसकी वजह से इस पे फोर्स, डायग्राम बनाओ ठीक से, वेक्टर्स बनाओ ठीक से। F1 का मतलब क्या हो गया? इस वाले चार्ज की वजह से फोर्स, इस वाले चार्ज की वजह से फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K K1 Q2 अपॉन में R²। F1 कितना हो जाएगा? K Q0 Q अपॉन में A²। सही है? F2 बताओ, F2, F2 कितना होगा बोलो? K, F1 लिख लिया? समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान से सुनो, ये बोलने वाला हूं मैं। जब आप कूलम्स लॉ लगाते हो तो नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करके ही कैलकुलेशन करनी है। आप नेगेटिव चार्ज कंसीडर नहीं करते। तो यहां पे ये तो Q0 ही है, और इसका क्या ले लिया? Q ही ले लिया, अपॉन में A²।
दोनों फोर्सेस निकाल दिए, दोनों फोर्सेस निकाल दिए। अब आप लोगों को याद होगा जब भी किसी बॉडी पे एक से ज्यादा वेक्टर एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकलता है, और रिजल्टेंट निकालने का तरीका होता है ट्राइंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ। क्या तरीका होता था याद करो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एफ नेट कितना आ जाएगा बताना, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना हो गया f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos 90। cos 90 कितना होता है बेटा 0, खत्म हो जाएगा। कितना आ गया अंडर रूट ऑफ f1 की वैल्यू k q नॉट a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस k q नॉट q a स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये निकल कर आता है बेटा √2 टाइम्स ऑफ k q नॉट q अपॉन में a स्क्वायर। मैथ्स कर पाओगे क्या, बोलो ना यार, सॉल्व कर लोगे ना, मैथ्स तो कर सकते हो। बाबूजी नहीं समझ में आ रहा, कहां फंसी बता। एफ नेट कैसे, ये कैसे आया, इसको कैसे सॉल्व किया। अच्छा सॉल्व करने के लिए काम करना, के क्यू नॉट ए स्क्वायर कॉमन निकाल लूं, रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा के क्यू नॉट क्यू ए स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 प्लस 1, कितना आंसर आ गया √2 के क्यू नॉट क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है अब। ऑप्शन कौन सा लगाए हो, ऑप्शन सी लगा दिया। अगला क्वेश्चन जी। हम फोर्स को मैग्नीट्यूड मानते हैं बस, फोर्स पॉजिटिव होता है। हाँ जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, अभी आगे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपकी डीपी में भी है, तो फोर्स को नेगेटिव लेना पड़ेगा एक बार। और नेगेटिव फोर्स का मतलब अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव फोर्स का मतलब रिपल्शन होता है। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, इसलिए कहता हूँ कि धीरे धीरे पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपके स्कूल में मेरे ख्याल से शुरू हो गए, स्कूल शुरू हो गए, स्कूल किसके शुरू हो गए, इलेक्ट्रोस्टैट किसके स्कूल में पढ़ा है। ये जो सब मैं पढ़ा रहा हूँ मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आपके स्कूल में टीचर ने पढ़ाया हो, जैसे भी पढ़ाया हो। मेरा मकसद होता है कि मैं आपको वो पढ़ा दूं जो आप लोगों के आगे तक के लिए काम आए। अब इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाए जो नहीं है सिलेबस में, नहीं है तो है, नहीं है तो पढ़ाना तो पड़ेगा, बिना पढ़ाए नहीं बात बनेगी बेटा, मैं कुछ चीजें छोड़ नहीं सकता। एक क्वेश्चन ये करेंगे लास्ट में, फिर एक क्वेश्चन आपको टेस्ट के लिए दूंगा अभी, और फिर अपन अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक काम करो, डायग्राम बनाओ दोबारा से, एक स्क्वायर बना लो, डायग्राम अपने आप बनाओ, अद्भुत बात नहीं यार, डायग्राम अपने आप बनाओ। देखो ये रहा आपके पास एक स्क्वायर, ये W है, ये X है, ये Y है, और यहां Z है। हर पॉइंट पे जहां जहां नाम लिखा है वहां वहां चार्ज रखे हुए हैं। यहां चार्ज क्यू है, यहां चार्ज क्यू है, यहां चार्ज क्यू है, यहां चार्ज क्यू है। सही है। अच्छा ये जो स्क्वायर है इसका साइड है, ये जो स्क्वायर है इसका साइड है D। और क्वेश्चन में बोला गया है कि जो x और z है ये मिड पॉइंट्स है। x और z क्या है, अगर ये मिड पॉइंट है तो यहां से डिस्टेंस कितना होगा, यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा d/2। क्वेश्चन में बोला गया है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट W ऑन x इज F। क्या मतलब है इसका, जो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, कहां लगाएगा, इधर लगाएगा नहीं लगाएगा ऐसे, उसको क्या नाम दिया है F बोला हुआ है, इसके और इसके बीच के फोर्स को। क्वेश्चन में है कि नहीं है, क्या पढ़ो ना दोबारा से। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट W ऑन x इज F, यानी कि बिटवीन W एंड X F की वैल्यू है K, इस पे चार्ज कितना है Q, इस पे कितना है Q, और डिस्टेंस कितना है d/2, यानी कि d² अपॉन में 4, यानी F की वैल्यू 4kq² अपॉन में d² है। या आप ये बोल सकते हो कि 4kq² अपॉन में d² को F बोल सकते हैं,
4k क्यू स्क्वायर अपॉन स्क्वायर को एफ बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ है, अब तो उन्होंने बताया खत्म किया है, अब शुरू करता है क्वेश्चन। क्या सवाल है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स exerted by object W on Z। W ये रहा, Z ये रहा। पहले तो इनके बीच में लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। यहां से यहां ये डिस्टेंस ऐसे होगा। मुझे पता बेटा इस पे लगने वाला फोर्स इसकी वजह से कहां होगा, किस तरफ होगा? इस वाले चार्ज पे लगने वाला फोर्स इसकी वजह से कहां होगा? बहुत बढ़िया दोस्तों, यहां होगा कि नहीं होगा? इसका नाम मैं ले लेता हूं एफ जेड, फोर्स ऑन जेड। हमें ये निकाल के बताना है। तो निकाल सकती है क्या? इसके और इसके बीच का फोर्स निकाल सकती है क्या एफ जेड? कैसे निकालेगा? अच्छा बता, कैसे निकालोगे? ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक ठीक लगा लेना फिर। हाँ भाई, ये d/2 है ना सामने वाला, ये d है, तो ये पाइथागोरस के हिसाब से कितना होगा? d² प्लस d/2 का होल स्क्वायर। यही तो होगा। पाइथागोरस कैसे लगाते हो? परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो कितना होगा बोले ये? √d² प्लस d² अपॉन में 4, यानी √5d/2 निकलेगा। मैथ्स है मैथ्स। तो एफ जेड की वैल्यू कितनी बनेगी? के, इस वाले चार्ज की वैल्यू क्यू, इस वाले चार्ज की वैल्यू क्यू, डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी √5d/2 का होल स्क्वायर। कितना आया? के क्यू स्क्वायर, नीचे आया 5d² और 2 पर गया, ये हो गया 4। लेकिन सर अभी अभी आपने दिखाया था कि 4k² अपॉन में d², 4k² अपॉन में d², f होता है, तो एफ जेड आ गया f अपॉन में 5। कितना आ गया? f अपॉन में 5। जिनका हो गया अगला क्वेश्चन करेंगे ट्राई। नहीं हुआ? एक काम करो ना, अगले से बेहतर एक और तुम्हें रिजल्टेंट वाला क्वेश्चन करवाता हूं। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, पेज नंबर 29 निकाल लो। मैं रेंडमली इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको सारे पार्ट्स कवर करा सकूं, ताकि आप डीपीपी सॉल्व कर सको घर जाके। जैसे आज जो हमने क्वेश्चन करे हैं ना, उसके हिसाब से डीपीपी में ये जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है सारे हो जाएंगे। अब डीपीपी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अरे सुनो, 29 की जगह ये करते हैं, डीपीपी का क्वेश्चन तुमसे होगा नहीं, ये बढ़िया लग रहा है, तू कर ले, कोई नहीं। ये वाला डीपीपी है ना सबके हाथ में, ये क्वेश्चन करते हैं, ये बढ़िया सवाल है बहुत। डीपीपी 2 का क्वेश्चन नंबर 9। अरे घर जाओगे तो कुछ तो रखा होगा ना यार। डीपीपी 2 का प्रॉब्लम नंबर 9 पढ़ना एक बार, क्योंकि एक्चुअली उस क्वेश्चन में ना बहुत टाइम लगेगा। जो ये वाला है इसमें वेक्टर बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इजी लिया है मैं। टाइम कम है ना, तुम्हारी क्लास भी यार, मुझे छोड़ना तुम्हें। चलो प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम डीपीपी 2 का प्रॉब्लम नंबर 9 लिखा है। 2 पार्टिकल्स ईच हैविंग मास 5 ग्राम। एक पार्टिकल है, इसका मास मान लीजिए m, ये है 5 ग्राम, और दूसरा पार्टिकल है, इसका मास भी है 5 ग्राम। इस पे चार्ज की वैल्यू है 10⁻⁷ कूलम, इस पे चार्ज की वैल्यू है 10⁻⁷ कूलम। स्टे इन अ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल
विद अ सेपरेशन ऑफ, कितना सेपरेशन है इनके बीच में, 10 सेंटीमीटर। तो एक बेसिकली स्फेयर यहां है और एक स्फेयर यहां है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल ऑफ टेबल इज सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये कैसा क्वेश्चन है यार, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान से सुनना, ये स्फेयर या ये पॉइंट मास और ये पॉइंट मास एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे क्या, रिपेल कर रहे होंगे, तो ये कहां जाएगा उसकी वजह से बताइए। पीछे नहीं, लेफ्ट बोलते, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ या ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होती है बोलो, ये होती के क्यू, क्यू अपॉन में डिस्टेंस, इसे आर बोल देता हूं, डिस्टेंस का स्क्वायर, सही है कि नहीं। अब अगर ये इधर भागा और जो मासेस रखे हुए हैं जिस टेबल पे वो फ्रिक्शनल सरफेस है, तो क्या पीछे की तरफ यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, बोल। और फ्रिक्शनल का फोर्स फॉर्मूला तो म्यू एन होता था, याद कर, एन। और अगर इस बॉडी पे ऊपर एन लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, तो नीचे क्या लग रहा था यहां पे, mg, यानी कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, म्यू mg के। अगर ये वाला फोर्स इधर लग रहा है और ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, दोनों बराबर हो जाएं तो ही तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम आएगा। क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम आया हुआ है, स्टे इन अ लिमिटिंग। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब तक फोर्स लगते रहेंगे इक्विलिब्रियम रहेगा। तो बताओ, दिस मस्ट बी इक्वल टू म्यू एन और यू कैन से म्यू एम जी। बोल तो सही यार, क्या निकालने को बोला है इसने तेरे को, कोफिशिएंट ऑफ, तो म्यू निकाल सकता है क्या, निकाल सकता है क्या, नहीं समझ में आया क्वेश्चन, तेरे को समझ में आया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन क्योंकि सरफेस रफ है तो ये जो स्फीयर तेरा यहां पे रखा हुआ है इसमें फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन और फ्रिक्शन दोनों बराबर बराबर हो जाएं तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम Fe which is equal to kq upon में r square must be equal to mu mg। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe और ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, देयरफॉर इक्वेशन बन गई। मुबारक हो, आपने जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन सॉल्व किया है। कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ देख रहे हो। समझ में आया क्वेश्चन, जी के 10। अरे भाई साहब, जी के 10 लेना तो मतलब जरूरी है। मास बस ध्यान रखना ग्राम में है, ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना। किसको समझ में नहीं आया बताओ भाई, हाँ निया। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना पड़ेगा बेटा। आर जो डिस्टेंस है ना, आर जो डिस्टेंस है उसे सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना पड़ेगा। आर जो नीचे डिस्टेंस है ये वाला, ये 10 सेंटीमीटर है बेटा, इसे सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो वैल्यू आएगी 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज की वैल्यू दे रखी है हमें 10 की पावर -7 है तो उसका स्क्वायर। नीचे डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। म्यू मास की वैल्यू रखी है 5 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया 10 टू द पावर -3। और जी की वैल्यू सॉल्व कर ले बेटा, आंसर आ जाएगा। दोबारा बोल, के की वैल्यू तो डाल दी ना मैंने बेटे, मैंने हाँ हाँ हाँ, के की वैल्यू तो मैंने डाल दी ना बेटे। हाँ हो गया, कन्वर्ट कर लोगे यार, अब तो हो गया भाई, चले ना। चलो बेटा, ऐसा है कि यहाँ पे हमारा जो सेकंड लेक्चर है वो खत्म हो गया। वैसे मेरा मन था कि मैं पेज नंबर 38 वाला सवाल भी करवा दूं, लेकिन बहुत लंबा था
और अगर टाइम होता तो करवा भी देता, बट टाइम है ही नहीं क्योंकि आपको लोगों की क्लास भी है।